आज हमारे सामने डॉक्टर प्रफुल्ल दत्त गोस्वामी की किताब फेस्टिवल्स ऑफ असम का एक अध्याय है जिसका नाम है माघ बिहू या माघा दोमाही। पहली नजर में तो ये असम के एक फसल उत्सव के बारे में लगता है, लेकिन जब हम इसकी परतों को खोलते हैं तो ये सिर्फ एक त्योहार की जानकारी नहीं, बल्कि वहाँ के समाज, जीवन की लय और उनकी सोच को समझने की एक चाबी बन जाता है। और इसकी सबसे पहली परत तो इसके नाम में ही छुपी है। इसे भोगाली बिहू भी कहते हैं। भोग शब्द का मतलब है आनंद, तृप्ति। तो ये आनंद का त्योहार है। लेकिन सवाल यह है कि ये आनंद कैसा है? क्या ये सिर्फ अच्छा खाना खाने और छुट्टी मनाने का आनंद है, या इसका कोई गहरा मतलब है जो वहां के लोगों के पूरे साल के जीवन चक्र से जुड़ा हुआ है? यही हमें आज समझना है। चलिए इसी सवाल से शुरू करते हैं। स्रोत में एक बहुत दिलचस्प बात कही गई है। जहां बोहाग बीहू यानी वसंत का त्योहार वो ऊपरी असम में ज्यादा धूमधाम से मनाया जाता है, वहीं माघ बिहू जो सर्दियों में फसल कटने के बाद आता है वो निचली असम के जनजीवन में ज्यादा गहराई से बसा हुआ है। ये सिर्फ एक भौगोलिक अंतर नहीं लगता। नहीं, ये बिल्कुल भी सिर्फ भूगोल नहीं है। ये शायद असम के आर्थिक और सामाजिक इतिहास की कहानी बताता है। ऊपरी असम जो चाय के बागानों और एक अलग तरह की अर्थव्यवस्था का केंद्र रहा है, वहां शायद बाहर के आने का रंगाली बिहू का उल्लास ज्यादा मायने रखता है। लेकिन निचली असम जो पारंपरिक रूप से धान की खेती पर ज्यादा निर्भर है, वहां साल का सबसे बड़ा पल तो वही होगा जब मेहनत की फसल कटकर घर आ जाए। वहां का जीवन सीधे सीधे जमीन और पेट से जुड़ा है। इसलिए वहां भोगाली बिहू यानी मेहनत के फल का आनंद बनाने का त्योहार साल का सबसे बड़ा उत्सव बन जाता है। और निचली असम में इस्तेमाल होने वाला नाम माघर दुमाही इस बात को और भी साफ कर देता है ना? दो माही का मतलब है 2 महीनों का संगम। ये सिर्फ कैलेंडर पर एक तारीख नहीं है, ये एक एहसास है कि मेहनत और मशक्कत का एक दौर खत्म हुआ और अब आराम, सुकून और उत्सव का दौर शुरू हो रहा है। ये संगम का विचार बहुत गहरा है। ये दिमाग में एक लकीर खींचने जैसा है कि काम का समय खत्म, अब जश्न का समय शुरू। ये प्रकृति की लय के साथ इंसान की अपनी लय मिलाने जैसा है। जैसे प्रकृति सर्दियों में शांत हो जाती है, वैसे किसान भी फसल काटने के बाद आराम करता है। ये एक मनोवैज्ञानिक बदलाव है। समाज खुद को कहता है रुको, जश्न मनाओ, एक दूसरे के साथ बैठो। ये जीवन की रफ्तार बदलने का एक सामाजिक संकेत है। स्रोत में रंगाली बिहू और भोगाली बिहू की जो तुलना की गई है वो भी कमाल की है। एक है द चीयरिंग बिहू यानी उल्लास का बिहू, और दूसरा है द बिहू ऑफ एंजॉयमेंट यानी भोग का बिहू। ऐसा लगता है जैसे जिंदगी के दो अलग अलग दर्शन हों। हाँ, एक त्योहार बहिर्मुखी है और दूसरा अंतर्मुखी। रंगाली में रंग है, नाच गाना है, एक बाहरी ऊर्जा का प्रदर्शन है। लेकिन भोगाली में भोग है, संतोष है, तृप्ति है। यह एक अंदरूनी एहसास है। यह हमें सिखाता है कि संस्कृति का मतलब सिर्फ शोर शराबा और नाच गाना नहीं होता। शांति से बैठकर अपनों के साथ भोजन करके आभार व्यक्त करना भी संस्कृति का उतना ही बड़ा हिस्सा है। ये भोग और आनंद का विचार तो बहुत अच्छा है, लेकिन इस आनंद की तैयारी कैसे होती है? स्रोत हमें उस दिन के बारे में क्या बताता है जो त्योहार से ठीक पहले आता है, जिसे उरुका कहते हैं? लगता है असली कहानी वहीं से शुरू होती है। बिल्कुल, उरुका ही भोगाली बिहू की आत्मा है। यह त्योहार से एक दिन पहले की रात है जो सामुदायिक भोज या दावत के लिए होती है। लेकिन यह सिर्फ एक दावत नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि पूरा समाज एक साथ मिलकर कैसे सोचता है और कैसे काम करता है। जरा सोचिए, उस दिन गांव का माहौल कैसा होता होगा। स्रोत बताता है कि पुरुष और लड़के मिलकर सूखी लकड़ियां इकट्ठा करते हैं, तालाबों या नदियों में जाल डालकर मछली पकड़ते हैं। बच्चे भी इस काम में लगे रहते हैं। घरों के अंदर से महिलाओं के हंसने और बातें करने की आवाजें आ रही हैं, जहां वो अगले दिन के लिए खास पकवान तैयार कर रही हैं। ये सिर्फ काम नहीं है, ये एक सामाजिक उत्सव है जो मुख्य त्योहार से पहले ही शुरू हो जाता है। और ये जो मिलकर मछली पकड़ना है या लकड़ी इकट्ठा करना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जब पूरा गांव मिलकर तालाब से मछली पकड़ता है तो वो सिर्फ भोजन नहीं रह जाता, वो एक साझा अनुभव, एक साझा रोमांच बन जाता है। इससे सामाजिक रिश्ते मजबूत होते हैं। आनंद अकेले में नहीं, बल्कि सबके साथ मिलकर करने में है। उरुका का यही मूल संदेश है। स्रोत में चिड़ा मतलब चपटे चावल, पीठा जो चावल के आटे से बने पकवान होते हैं, और लारू यानी लड्डू का जिक्र है।
ये सिर्फ व्यंजन नहीं है, ये उस धरती की उपज का प्रतीक है जिसके लिए सबने मिलकर मेहनत की थी। ये उस मेहनत का मीठा फल है। और इसी तैयारी से जुड़ी एक बात आदिवासी समुदायों के संदर्भ में कही गई है, जो आज के समय में हमें बहुत कुछ सिखा सकती है। वहां महिलाएं चावल से बनी बियर तैयार करती हैं। और इस प्रक्रिया में, जैसा कि स्रोत बताता है, 4 से 5 दिन लगते हैं। 4 से 5 दिन? आज के जमाने में तो ये सोचना भी मुश्किल है। इसका मतलब है कि उत्सव का इंतजार ही उत्सव का एक हिस्सा बन गया। ये तो कमाल की बात है। यही तो भोगाली बिहू का दर्शन है। आज हम इंस्टेंट यानी तुरंत मिलने वाली सुख की दुनिया में रहते हैं। इंस्टेंट कॉफी, इंस्टेंट मनोरंजन। लेकिन ये परंपरा हमें सिखाती है कि कुछ चीजों का असली आनंद उनके बनने की धीमी प्रक्रिया में ही छिपा होता है। वो 4-5 दिन का इंतजार, वो हर दिन उसे बनते हुए देखना, उस पेय के स्वाद को और भी खास बना देता है। वो सिर्फ एक पेय नहीं रहता, वो धैर्य, परंपरा और इंतजार का प्रतीक बन जाता है। त्योहार की आत्मा उसकी तैयारी में बसती है, न कि सिर्फ अंतिम दिन के जश्न में। तैयारी और सामूहिकता के बाद त्योहार के दिन पर आते हैं। स्रोत में एक बहुत महत्वपूर्ण अनुष्ठान का जिक्र है। अ फायर सेरेमनी इज क्लोजली एसोसिएटेड विद माघ बिहू, यानी अग्नि का अनुष्ठान। पहले के संस्करण में इस पर ज्यादा बात नहीं हुई थी, लेकिन ये बहुत अहम लगता है। ये बहुत ज्यादा अहम है। ये सिर्फ ठंड भगाने के लिए आग जलाना नहीं है। सुबह सुबह लोग स्नान करके मेझी के पास इकट्ठा होते हैं। मेझी धान के पुआल, हरी बांस और लकड़ी से बना एक ऊंचा मंदिर जैसा ढांचा होता है, जिसे उरुका के दिन ही लड़के बाले मिलकर बनाते हैं। गांव का कोई बुजुर्ग या सम्मानित व्यक्ति इसमें आग लगाता है और सब लोग अग्नि देवता से प्रार्थना करते हैं। तो इस आग के कई मतलब हुए। एक तो जाहिर है माघ महीने की ठंड में गर्मी और आराम। दूसरा, ये एक सामाजिक केंद्र बन जाती है जिसके चारों ओर पूरा गांव इकट्ठा होता है। बिल्कुल, लेकिन इसका प्रतीकात्मक अर्थ और भी गहरा है। आग को हमेशा से शुद्धि का प्रतीक माना गया है। ये मेझी में आग लगाना पिछले साल की सारी बुरी यादों, बीमारियों और नकारात्मकता को जलाकर राख कर देने का प्रतीक है। यह एक तरह से जीवन को अगले चक्र के लिए आध्यात्मिक रूप से साफ करने की प्रक्रिया है। लोग आग में तिल और पीठा जैसी चीजें भी डालते हैं, जो एक तरह से प्रकृति को धन्यवाद देने का तरीका है। अच्छा, तो अगर हम इन सभी चीजों को एक साथ जोड़कर देखें, फसल कटाई के बाद मिला आराम का समय, भोग यानी आनंद और तृप्ति पर जोर, उरुका की सामूहिक तैयारी और दावत, और फिर मेजी की आग से शुद्धि और नई शुरुआत, ये तो एक बहुत ही संपूर्ण जीवन दर्शन की तस्वीर बनाता है। हाँ, और इस तस्वीर का सार ये है कि माघ बिहू सिर्फ एक छुट्टी या पार्टी नहीं है। ये प्रकृति के चक्र के साथ इंसानी जीवन के चक्र का एक गहरा रिश्ता है। ये हमें सिखाता है कि कड़ी मेहनत का एक समय होता है और फिर उस मेहनत के फल का भरपूर आनंद उठाने का भी एक समय होता है। ये उस कड़ी मेहनत का सम्मान है जो किसानों ने की है। ये प्रकृति को धन्यवाद देने का एक विनम्र तरीका है और सबसे बढ़कर ये सामाजिक जुड़ाव का उत्सव है, जहां समुदाय एक साथ आता है, मिलकर भोजन बनाता है, अपने रिश्ते मजबूत करता है और भविष्य के लिए नई ऊर्जा इकट्ठा करता है। तो आज की इस चर्चा से ये साफ हो गया कि माघ बिहू या माघार दोमाही केवल एक सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि ये असम के ग्रामीण जीवन, उनकी सामाजिक संरचना और उनके मूल्यों का एक जीता जागता दस्तावेज है। ये हमें सिखाता है कि सच्चा आनंद अकेले में नहीं, बल्कि साझा करने में है, और उत्सव की तैयारी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना कि उत्सव का दिन। और ये हमें आज की तेज रफ्तार जिंदगी के बारे में भी कुछ सोचने पर मजबूर करता है। स्रोत हमें तैयारी में लगने वाले समय के बारे में बताता है, चाहे वो भोजन पकाना हो या चावल की बियर को तैयार होने में लगने वाले 4-5 दिन। यह हमें एक सवाल पूछता है, क्या हमने उत्सव की उस धीमी और गहरी प्रक्रिया को खो दिया है, जहां आनंद, इंतजार और सामूहिक प्रयास में छिपा होता था? क्या हमारी इंस्टेंट खुशियों ने उस धैर्यवान आनंद को हमसे छीन लिया है, जो किसी चीज को समय देने और उसे धीरे धीरे बनते हुए देखने से मिलता है? त्योहार असल में महज रीति रिवाजों का संग्रह नहीं होते, वे एक समाज का आईना होते हैं। हाँ। और माघ बिहू इस बात का शायद सबसे बेहतरीन उदाहरण है। यह हमें दिखाता है कि इंसान, प्रकृति और समुदाय के बीच का रिश्ता कितना गहरा और अटूट हो सकता है, खासकर एक कृषि प्रधान समाज में। बिल्कुल। तो चलिए इसी नींव से शुरू करते हैं। ये स्रोत बताते हैं कि माघ बिहू का समय बहुत महत्वपूर्ण है। ये फसल कटने के ठीक बाद पूस माघ के महीने में मनाया जाता है, जब किसानों के घर अन्न से भरे होते हैं,
तब ये उत्सव होता है। जी ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये एक एहसास है ना। एकदम, ये मेहनत के फल का उत्सव है। साल भर की मशक्कत के बाद जब खलियान भरे होते हैं तो एक स्वाभाविक आनंद और आभार का भाव मन में उठता है। माघ बिहू उसी भाव की सामूहिक अभिव्यक्ति है। और आप देखेंगे कि त्योहार का हर एक छोटा बड़ा हिस्सा इसी कृषि आधार से कैसे जुड़ा हुआ है। जैसे वो एक रस्म है जिसमें फल देने वाले पेड़ों के चारों ओर बांस या जूट की पतली पट्टियां बांधी जाती हैं। पहली नजर में ये एक छोटी सी बात लगती है। हाँ, लेकिन इसका जो सिंबलिज्म है वो बहुत गहरा है। ये सिर्फ एक धागा बांधना नहीं है, ये प्रकृति के साथ एक संवाद स्थापित करना है। संवाद। हाँ, ये कहने का एक तरीका है कि आपने हमें इस साल फल दिए, हम आपके आभारी हैं और हम कामना करते हैं कि आप भविष्य में भी हमें ऐसे ही फल देते रहें। अच्छा। ये प्रकृति को एक निर्जीव वस्तु की तरह नहीं, बल्कि एक जीवित देने वाली शक्ति के रूप में देखने का नजरिया है। ये एक रिश्ता है, लेन देन का नहीं, बल्कि सम्मान और कृतज्ञता का। ये अद्भुत है। ये दिखाता है कि समाज प्रकृति पर कितना निर्भर था और उस निर्भरता को कितने सम्मान के साथ स्वीकार करता था। सही बात है। इसी सामुदायिक भावना का सबसे बड़ा प्रतीक शायद वो दो ढांचे हैं जिनका जिक्र बार बार आता है, मेजी और भेलाघर। ये क्या हैं और ये क्यों इतने खास हैं? ये दोनों संरचनाएं आप कह सकती हैं कि माघ बिहू की आत्मा है। भेलाघर जो हरे बांस, सूखे केले के पत्तों और पुआल से बनी एक झोपड़ी जैसी संरचना है, और मेजी जो उससे ज्यादा ऊंची, किसी मंदिर के शिखर जैसी दिखने वाली संरचना होती है। और दिलचस्प बात यह है कि इन्हें बनाने का काम आमतौर पर गांव के नौजवान लड़के करते हैं। अच्छा, तो जब गांव के नौजवान ये सब बनाते हैं तो क्या ये सिर्फ एक काम है या इसका कोई गहरा मतलब भी है उनके लिए? मतलब वे इस प्रक्रिया से क्या सीखते हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है। ये सिर्फ एक काम नहीं है, ये एक तरह की दीक्षा है, इनिशिएशन है। जब वे साथ मिलकर बांस काटते हैं, पुआल इकट्ठा करते हैं और अपने हाथों से इन ढांचों को खड़ा करते हैं, तो वे सिर्फ एक ढांचा नहीं बना रहे होते, वो अपनी विरासत से जुड़ रहे होते हैं। बिल्कुल। वे सीखते हैं कि समुदाय के लिए मिलकर कैसे काम किया जाता है। ये परंपरा को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का सबसे जीवंत तरीका है। और ये भेलाघर सिर्फ एक ढांचा नहीं रहता, बल्कि एक सामाजिक केंद्र बन जाता है। बिल्कुल, ये एक अस्थायी सामुदायिक घर है। चरवाहे यानी ग्वाले अक्सर रात में यहीं रुकते हैं, आग जलाकर खुद को गर्म रखते हैं। ये एक ऐसी जगह बन जाती है जहां पूरा समुदाय एक साथ आता है, कहानियां कहता सुनता है और उत्सव की भावना को साझा करता है। हाँ, ये उस रात के लिए यूं कहिए कि गांव का लिविंग रूम बन जाता है। और इसी सामूहिकता की भावना का चरम है उरुका का भोज, त्योहार से एक रात पहले का सामुदायिक भोज। लेकिन इसमें एक बहुत ही दिलचस्प और अनोखी प्रथा जुड़ी हुई है। हाँ, और वो प्रथा है चरवाहों द्वारा ग्रामीणों के बागानों से सब्जियां और जलावन की लकड़ी चुराने की। अब यहाँ चोरी शब्द सुनकर हमें रुकना होगा। हाँ, क्योंकि इसका वो मतलब नहीं है जो हम आम तौर पर समझते हैं। बिल्कुल। आज के समाज में तो ये कल्पना करना भी मुश्किल है। हाँ, अगर ऐसा आज शहरों में हो तो पुलिस बुला ली जाएगी। सही कहा। ये दिखाता है कि समुदाय का मतलब ही कितना बदल गया है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। उस समाज में इसे एक सामाजिक स्वीकृति प्राप्त मजाक या शरारत के रूप में देखा जाता है। कोई भी ग्रामीण इसका बुरा नहीं मानता, बल्कि लोग उम्मीद करते हैं कि ऐसा होगा। अच्छा जी, ये इस गहरे विश्वास पर आधारित है कि समुदाय की संपत्ति पर उत्सव के समय सभी का थोड़ा बहुत हक है। ये मेरा और तुम्हारा के भेद को मिटाकर हमारा की भावना को मजबूत करता है। वाह, ये एक सामाजिक अनुबंध है जो लिखित नहीं है पर सब समझते हैं। ये तो कमाल है। समाज के नियम कितने लचीले और मानवीय हो सकते हैं, ये उसका एक बेहतरीन उदाहरण है। अच्छा, इस दावत और उत्सव की रात के बाद अगली सुबह का क्या महत्व है? मेजी को जलाने की रस्म के बारे में बताइए, क्योंकि वो इस त्योहार का एक बहुत बड़ा विजुअल है। अगली सुबह सबसे महत्वपूर्ण क्षण होता है। लोग स्नान करके पवित्र होते हैं और फिर मेजी और भेलाघर के पास इकट्ठा होते हैं। यहाँ अग्निदेव को यानी आग को खाद्य सामग्री अर्पित की जाती है। ये एक तरह का धन्यवाद ज्ञापन है। हाँ, बिल्कुल। और आग की लपटें जब ऊंची उठती हैं और उनमें हरे बांस के टुकड़े फटते हैं तो एक तीव्र ध्वनि पैदा होती है, जिसकी तुलना इन लेखों में बंदूक की गोली से की गई है। अच्छा। वो माहौल की ऊर्जा और शक्ति को दर्शाता है। और इस आग का प्रतीकात्मक अर्थ क्या है? ये सिर्फ लकड़ी जलाना तो नहीं होगा? बिल्कुल नहीं। आग यहाँ शुद्धि का प्रतीक है। ये बीते साल की सभी नकारात्मकता, बीमारियों और बुरी चीजों को जलाकर एक नई शुद्ध शुरुआत का संकेत देती है। इसके बाद ब्राह्मण या गांव के बड़े बुजुर्ग लोगों को आशीर्वाद देते हैं और उनके माथे पर राख का टीका लगाते हैं,
जो इस शुद्धि और आशीर्वाद का प्रतीक है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, ये चक्र पूरा होता है। मतलब इसका कृषि से भी दोबारा जुड़ाव होता है। वही तो इसकी खूबसूरती है। मेजी की अधजली लकड़ियों और राख को खेतों में बिखेर दिया जाता है। अच्छा। ये विश्वास है कि इससे जमीन की उर्वरता यानी फर्टिलिटी बढ़ती है। तो देखिए चक्र कैसे पूरा हुआ। जिस कृषि की उपज का जश्न मनाने के लिए त्योहार शुरू हुआ था, अंत में उसी कृषि को और समृद्ध बनाने की प्रार्थना और कर्म के साथ ये समाप्त होता है। ये तो प्रकृति से सिर्फ लेना नहीं, बल्कि उसे वापस लौटाने का एक खूबसूरत दर्शन है। बिल्कुल। ये सच में एक संपूर्ण चक्र है। प्रकृति से लेना, उसका जश्न मनाना और फिर उसे वापस लौटा देना। शायद इसी जमीन से आता है। हाँ, माघ बिहू का भोजन उसकी पहचान है। इस दिन दोपहर का भोजन सामान्य दाल चावल नहीं होता। इसमें चिवड़ा यानी चिड़ा, पीठा, दही और दूसरी पारंपरिक चीजें होती हैं। और वो एक खास व्यंजन है महाकराई। महाकराई, हाँ, यह भुने हुए चावल, काले चने, तिल और अदरक के टुकड़ों का एक पौष्टिक मिश्रण है। अगर आप इन सामग्रियों को देखें, चावल, चना, तिल, ये सब वही चीजें हैं जो फसल कटने के बाद घर में ताजा ताजा आई हैं। तो ये भोजन सीधे तौर पर उस उपज का प्रतिनिधित्व करता जिसका जश्न मनाया जा रहा है। बिल्कुल। और पीठा का भी विशेष महत्व बताया गया है। इन लेखों में इसे बनाने के जो तरीके बताए गए हैं वे बहुत अनूठे हैं। ऐसा लगता है जैसे वे सिर्फ व्यंजन नहीं बल्कि एक तरह की कला है। जी, पीठा बनाने की प्रक्रिया में भी प्रकृति और स्थानीय संसाधनों का अद्भुत उपयोग दिखता है। जैसे टेकेली पीठा, जिसे एक छोटे मिट्टी के घड़े के मुंह पर कपड़ा बांधकर उसके ऊपर रखकर भाप से पकाया जाता है। फिर है सुंगा पीठा, जिसमें गीले चावल के पाउडर को हरे बांस की एक नली में भरकर आग में भुना जाता है। बांस का वो हल्का सा स्वाद और सुगंध उसमें रच बस जाती है। अच्छा। इसी तरह सुंगा सोल है, जिसमें बोरा नाम के एक चिपचिपे चावल को बांस की नली में भाप देकर पकाया जाता है। बांस का इतना इस्तेमाल ये दिखाता है कि कैसे लोग अपने आसपास मौजूद प्राकृतिक चीजों को अपनी जीवन शैली और संस्कृति का हिस्सा बना लेते हैं। सही कहा। ये सस्टेनेबिलिटी का एक जीता जागता उदाहरण है जिसके बारे में हम आज बात करते हैं। एकदम सही। और इसमें एक और बहुत सूक्ष्म लेकिन महत्वपूर्ण बिंदु का जिक्र है। अगले दिन दोपहर में पानी में भिगोए हुए बचे हुए चावल और बची हुई दाल खाने का रिवाज। हाँ। स्रोत बताते हैं कि ये आदिवासी संस्कृति की राइस बियर पीने की आदत की याद दिलाता है। ये दिखाता है कि परंपराएं अपने अंदर इतिहास की परतें सहेज कर रखती हैं। मतलब आज जो एक साधारण भोजन की आदत लगती है, हो सकता है कि उसकी जड़ें सदियों पुरानी किसी और प्रथा में हों। बिल्कुल हो सकता है। ये तो बहुत दिलचस्प है। अब असम एक बहुत विविध प्रदेश है। ये जानना भी जरूरी है कि क्या माघ बिहू को सभी समुदाय एक ही तरह से मनाते हैं या इसमें कुछ भिन्नताएं भी हैं। जैसे असम की सबसे बड़ी जनजाति कछारी इसे कैसे मनाती है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि कछारी जनजाति की परंपराएं माघ बिहू को और भी गहरा अर्थ देती हैं। वे भी फलदार पेड़ों के चारों ओर धागे बांधते हैं, लेकिन उनके चढ़ावे में एक खास बात है जो उन्हें अलग करती है। क्या खास बात है? वे सिर्फ देवताओं के लिए ही नहीं बल्कि प्रकृति के हर जीव के लिए हिस्सा निकालते हैं। हर जीव के लिए? मतलब उनके चढ़ावे में पक्षियों के लिए, जिन्हें वो उड़ने वाले कहते हैं। अच्छा। मछलियों के लिए, जिन्हें डूबने वाले कहते हैं, और कुत्तों, सूरों जैसे जानवरों के लिए, जिन्हें चलने वाले कहते हैं। सबके लिए हिस्सा होता है। वाह! ये प्रकृति के प्रति सम्मान का एक और भी विस्तृत और समावेशी रूप है। ये सिर्फ उन चीजों का सम्मान नहीं है जिनसे हमें सीधे तौर पर कुछ मिलता है, बल्कि ये पूरे पारिस्थितिकी तंत्र, पूरे इकोसिस्टम का सम्मान है। ये सह-अस्तित्व का दर्शन है। बिल्कुल। ये तो अद्भुत है। ये सोच आज के पर्यावरण संकट के दौर में कितनी प्रासंगिक है। और चरवाहों की भूमिका भी उनके समाज में कुछ खास है। हाँ, कछारी समाज में भेला घर, जिसे वे बिलागुर कहते हैं, उसे बनाने और उसमें आग लगाने का पहला अधिकार चरवाहों का ही माना जाता है। अच्छा। वे भोर होने से पहले, जब मवेशी अपने बाड़े से बाहर नहीं निकले होते, उसमें आग लगाते हैं। और उस समय जो प्रार्थना प्रमुख चरवाहा करता है, वो इस त्योहार की आत्मा को निचोड़कर हमारे सामने रख देती है। ऐसी क्या प्रार्थनाएं हो? वो अपने लिए कुछ नहीं मांगता। वो प्रार्थना करता है, हमारे गांव की जय हो, हमारे गांव में कोई बीमारी ना आए, हमारा गांव धान और धन से भर जाए, हमारे मवेशी बड़े और ताकतवर हों। वाह! इतने ताकतवर कि वे गैंडों और हाथियों को भी हरा दें। ये एक निस्वार्थ प्रार्थना है। ये मैं से ऊपर हम की भावना है। सोचिए,
वो उन लोगों के मवेशियों के लिए भी प्रार्थना करता है जिनका धान शायद उसके अपने मवेशियों ने चरते हुए खा लिया हो। ये व्यक्तिगत नुकसान से ऊपर उठकर समुदाय के भले की कामना करना है। सही कहा। वाह, ये तो माघ बिहू को सिर्फ एक उत्सव से उठाकर एक नैतिक और दार्शनिक स्तर पर ले जाता है। ये सोचना भी मुश्किल है कि आज के दौर में ऐसी निस्वार्थ प्रार्थना कहाँ सुनने को मिलती है। सच में। इन सभी बातों में एक आनंद, एक उत्सव का भाव है। लेकिन इन दस्तावेजों में त्योहार का एक और पहलू नजर आता है जो सिर्फ खाने पीने और पूजा पाठ तक सीमित नहीं है। वो है शौर्य और आत्मरक्षा की तैयारी का। हाँ, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है जिसे अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। माघ बिहू के दौरान कुश्ती, दौड़, भैंसों की लड़ाई और अंडों की लड़ाई जैसे कई खेल और प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। और ये शारीरिक शक्ति और शौर्य का प्रदर्शन है। जी। लेकिन इनका ऐतिहासिक महत्व सिर्फ मनोरंजन से कहीं ज्यादा था, है ना? जी। पुराने समय में यह सिर्फ मनोरंजन नहीं था, ये एक तरह का अनौपचारिक सैन्य अभ्यास था। सैन्य अभ्यास। हाँ, इस दौरान तलवारबाजी और भाला फेंकना जैसी कलाओं का अभ्यास किया जाता था। नौजवान लड़के हफ्तों तक नदी के किनारे शिविर लगाकर इन कलाओं का अभ्यास करते थे। अच्छा। और इसका एक बहुत ही व्यवहारिक मकसद था, बाहरी आक्रमणकारियों से अपनी भूमि की रक्षा के लिए खुद को तैयार रखना। तो उत्सव एक ऐसा अवसर था जब पूरा समुदाय मनोरंजन के साथ साथ अपनी सुरक्षा की तैयारी भी कर लेता था। ये दिखाता है कि समाज अपने आनंद और अपनी जिम्मेदारियों के बीच कितना सुंदर संतुलन बनाकर चलता था। बिल्कुल, जश्न भी और जागरूकता भी। सही कहा। ये सामुदायिक मनोरंजन के साथ साथ सामुदायिक सुरक्षा का भी एक माध्यम था। ये इस बात का सबूत है कि त्योहार सिर्फ आराम करने और दावत उड़ाने के लिए नहीं थे, बल्कि समुदाय को हर स्तर पर मजबूत करने के लिए थे, शारीरिक, सामाजिक और आध्यात्मिक। तो इन सभी स्रोतों को एक साथ देखने पर माघ बिहू की एक बिल्कुल अलग ही तस्वीरों भरती है। ये सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि असम के समाज का एक दर्शन है, एक जीवन पद्धति है। ये प्रकृति के प्रति कृतज्ञता सिखाता है, सामूहिकता की शक्ति दिखाता है, जहां मैं से ज्यादा हम जरूरी हैं, जैसा कि उस चरवाहे की प्रार्थना में साफ झलकता है। बिल्कुल। और उत्सव के साथ साथ अपनी सुरक्षा और स्वाभिमान के लिए हमेशा तैयार रहना भी सिखाता है। और ये भी कि परंपराएं सिर्फ अतीत का बोझ नहीं होती, वे पीढ़ी दर पीढ़ी ज्ञान, मूल्यों और सामाजिक जुड़ाव को आगे बढ़ाने का एक जरिया होती हैं, जैसा हमने मीजी और भेलाघर बनाने वाले नौजवानों के उदाहरण में देखा। हमारे पास आज जो सामग्री है वो हमें बिहू के एक बिल्कुल अलग चेहरे से मिलवाती है। हम बात कर रहे हैं काती बिहू की। और इसमें लेखक एक बहुत चौंकाने वाली बात कहते हैं। वो कहते हैं कि काती बिहू का कोई खास सार्वजनिक महत्व नहीं है। अच्छा। हाँ, और ये भी कि इसे सही मायनों में त्योहार कहना भी मुश्किल है। हाँ। अब ये बात सुनकर थोड़ा अजीब लगता है, तो आज हमारी पड़ताल का मकसद यही है। चलिए इन स्रोतों की मदद से इस त्योहार की तह तक जाने की कोशिश करते हैं और समझते हैं कि लेखक ने ऐसा क्यों कहा होगा। ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है, क्योंकि इसका जवाब हमें सिर्फ एक त्योहार के बारे में नहीं, बल्कि किसी भी कृषि प्रधान समाज की आत्मा के बारे में बताता है। वो कैसे? देखिए, काती बिहू शरद ऋतु में होता है, अक्टूबर के महीने में, और ये वो समय है जब जश्न नहीं मनाया जाता। ये प्रतीक्षा का, उम्मीद का और एक गहरी चिंता का समय होता है। चिंता? हाँ, चिंता। किसानों के अन्न भंडार खाली हो रहे होते हैं और धान की जो फसल है वो खेतों में अभी पक रही होती है, मतलब भविष्य अनिश्चित है। अच्छा, इसी वजह से शायद इसका एक और नाम कंगाली बिहू भी है, अभाव का बिहू। बिल्कुल, भोगाली से कंगाली तक, यानी एक ही संस्कृति में उत्सव और अभाव दोनों को जगह दी गई है। ये तो अपने आप में ही बहुत गहरी बात है। तो चलिए अपनी इस खोज की शुरुआत घर के आंगन से करते हैं। लेखक के अनुसार घर पर क्या होता है इस दिन? घर पर यह त्योहार बहुत ही शांत और व्यक्तिगत तरीके से मनाया जाता है। शाम के समय घर की महिलाएं और बच्चे आंगन में लगे तुलसी के पौधे के नीचे इकट्ठा होते हैं। वहां एक मिट्टी का दिया जलाया जाता है और फिर सब मिलकर एक खास गीत गाते हैं। एक गीत? उसमें क्या खास है? उसके बोल बहुत महत्वपूर्ण हैं। वे गाते हैं, तुलसी, ओ माता तुलसी, तुम गोविंदा की प्रिय हो, कृष्ण किस रास्ते गए हैं माता, हमें जल्दी बताओ। ये तो एक साधारण सा लोकगीत लग रहा है। पहली नजर में तो यही लगता है, लेकिन यहीं पर इसकी परतें खुलती हैं।
स्रोत हमें बताते हैं कि तुलसी को यहाँ वृंदा का प्रतीक माना गया है। वृंदा, भगवान कृष्ण की भक्त। जी हाँ, उनकी एक परम भक्त। तो ये जो साधारण सा दिखने वाला अनुष्ठान है, वो सीधे सीधे वैष्णव भक्ति परंपरा से जुड़ जाता है। 1 मिनट, ये तो बहुत दिलचस्प है। मतलब जो त्योहार इतना सादा और घरेलू लग रहा है, उसकी जड़ें इतनी गहरी धार्मिक परंपरा में है। बिल्कुल। पर मेरा एक सवाल है, क्या एक आम गांव की महिला जब ये गीत गा रही होती है तो वो इन सब शास्त्रीय बातों के बारे में सोचती है, या उसके लिए ये बस एक रस्म है जो उसने अपनी माँ और नानी से सीखी है? बहुत अच्छा सवाल है। और यहीं पर लोक परंपरा और शास्त्रीय परंपरा का संगम होता है। शायद उन्हें वृंदा की पूरी कहानी या वैष्णव दर्शन की बारीकियां न पता हों। हाँ, हो सकता है। उनके लिए तुलसी का पौधा घर की रक्षा करने वाली एक पवित्र शक्ति है। वो गीत उनके लिए अपनी आस्था और अपनी प्रार्थना को ईश्वर तक पहुंचाने का एक सरल सीधा तरीका है। मतलब वो गोविंदा से रास्ता पूछ रही हैं। हाँ, यानी वे अपने जीवन की अनिश्चितताओं के बीच मार्गदर्शन मांग रही हैं। तो ये अनुष्ठान भव्य नहीं है, लेकिन भावना में बहुत गहरा है। इसमें दिखावा नहीं, केवल भक्ति है। ठीक है, तो घर के आंगन का ये अनुष्ठान तो बहुत निजी और भक्ति भाव से भरा हुआ है। इसमें सार्वजनिक उत्सव जैसा कुछ भी नहीं है। ये लेखक की बात को थोड़ा सही साबित करता है। सही बात है। चलिए अब खेत की तरफ चलते हैं, शायद वहां हमें कोई और सुराग मिले। किसान के लिए तो यही समय सबसे जरूरी होता है। बिल्कुल। और खेत का अनुष्ठान इस त्योहार के मर्म को और भी ज्यादा उजागर करता है। जरा इस दृश्य की कल्पना कीजिए। अंधेरी रात है, दूर दूर तक धान के खेत फैले हैं और बीच में किसान एक छोटा सा अनुष्ठान कर रहा है। स्रोत के अनुसार किसान खेत के बीच में एक छोटा बांस गाड़ता है और उसकी जड़ में एक मिट्टी का दिया जलाकर रखता है। अच्छा, इसका मकसद तो शायद कीड़े मकोड़ों को फसल से दूर रखना होगा। रोशनी की तरफ कीड़े आकर्षित होते हैं। हाँ, इसका एक व्यावहारिक पहलू तो यही है, लेकिन ये सिर्फ इतना ही नहीं है। वो दिया सिर्फ रोशनी नहीं है, वो एक प्रार्थना है। प्रार्थना? हाँ, वो उस अंधेरे खेत में उम्मीद की एक किरण है। ये प्रकृति से एक निवेदन है कि मेरी साल भर की मेहनत की रक्षा करना। स्रोत में एक और दिलचस्प बात का जिक्र है। किसान बांस का एक टुकड़ा हवा में घुमाते हुए कुछ मंत्रों का जाप भी करता है। कुछ लोग ऊंचे बांस पर दिया लटकाते हैं, जिसे आकाशबंती कहते हैं। ये जो मंत्र जाप करने और बांस घुमाने की बात है, क्या ये सिर्फ अंधविश्वास है या इसके पीछे कोई और तर्क भी हो सकता है? बिचले इसे आज के वैज्ञानिक नजरिए से देखेंगे तो शायद ये अंधविश्वास लगे, लेकिन हमें उस किसान की दुनिया की नजर से देखना होगा। ठीक है। उसके लिए प्रकृति एक जीवित शक्ति है, जिससे बात की जा सकती है, जिससे संवाद किया जा सकता है। ये मंत्र और ध्वनि उस संवाद को स्थापित करने का एक तरीका है। मतलब ये सिर्फ कीड़े भगाने के लिए नहीं है? नहीं, ये सिर्फ कीट पतंगों को भगाने का तरीका नहीं है। ये बुरी आत्माओं और नकारात्मक ऊर्जाओं को भी फसल से दूर रखने की एक आध्यात्मिक कोशिश है। कह सकते हैं कि ये दुनिया का सबसे पहला और सबसे आध्यात्मिक पेस्ट कंट्रोल था। वाह, आध्यात्मिक पेस्ट कंट्रोल, ये सोचने का एक बिल्कुल नया तरीका है। जहां तकनीक से ज्यादा आस्था का इस्तेमाल होता था। तो खेत का अनुष्ठान भी बहुत व्यक्तिगत है, एक किसान और उसकी फसल के बीच का रिश्ता। यहाँ भी कोई भीड़ नहीं, कोई जश्न नहीं। अब ये दिया जलाने की प्रथा तो बहुत दिलचस्प है। क्या ये पूरे असम में एक ही तरह से मनाई जाती है? नहीं, और यहीं पर असम की सांस्कृतिक विविधता की एक और परत खुलती है। स्रोत हमें कछारी समुदाय का उदाहरण देते हैं। दिन की प्रथा थोड़ी अलग है, पर भावना वही है। अच्छा, वो क्या करते हैं? कछारी लोग तुलसी के नीचे नहीं, बल्कि सीजू कैक्टस के पौधे के नीचे दिए जलाते हैं। कैक्टस, ये तो बहुत अनोखी बात है। कैक्टस का क्या महत्व है? ये बहुत अनोखा है क्योंकि सीजू का पौधा उनके प्रमुख देवता बाथो का प्रतीक है। बाथो? जी, बाथो को वे शिव का ही एक रूप मानते हैं। उनका मानना है कि ये प्रकृति के 5 तत्वों पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश का संगम है। सीजू का कैक्टस जो मुश्किल परिस्थितियों में भी फलता फूलता है, उनके लिए जीवन शक्ति का प्रतीक है। अच्छा, तो उनके लिए वो कैक्टस सिर्फ एक पौधा नहीं, बल्कि पूरी सृष्टि का सार है। बिल्कुल। और वे दिया सिर्फ खेत में नहीं जलाते, जैसा कि स्रोत में बताया गया है। तो फिर कहाँ-कहाँ? वे हर उस जगह दिया जलाते हैं जो उनके जीवन और जीविका के लिए महत्वपूर्ण है। धान के खेत में, अपने बगीचे में, और सबसे महत्वपूर्ण अपने अनाज के भंडार यानी ग्रैनरी में भी। ग्रैनरी में भी? हाँ, ये दिखाता है कि सुरक्षा की ये भावना कितनी व्यापक है। ये एक तरह का आध्यात्मिक सुरक्षा कवच बनाने जैसा है,
जहां हर जरूरी चीज को देवीय संरक्षण में रखा जा रहा है। ये इस बात का प्रतीक है कि इंसान की जिंदगी इन सब चीजों से कितनी गहराई से जुड़ी है। और वो हर एक की सलामती चाहता है। ठीक है, तो हमने सारे सुराग इकट्ठा कर लिए हैं। घर में तुलसी के सामने एक शांत प्रार्थना, खेत में जलता एक अकेला दिया और कछारी समुदाय की अपनी अनूठी परंपरा। जी। अब हम अपने शुरुआती सवाल पर वापस आते हैं। इन सब बातों को जानने के बाद अब हम बेहतर समझ सकते हैं कि लेखक ने क्यों कहा होगा कि काति बिहू को सही मायनों में त्योहार नहीं कहा जा सकता। बिल्कुल। अब हम उस विश्लेषण की गहराई में उतर सकते हैं। अगर हम त्योहार शब्द का मतलब सार्वजनिक उत्सव, भीड़, भोज, नाच गाना, मतलब सामूहिक उल्लास से लगाते हैं, जैसा कि माघ बिहू में होता है। हाँ बिल्कुल, तो लेखक की बात 100% सही है। काति बिहू में इनमें से कुछ भी नहीं है। ये एक शांत, व्यक्तिगत और पारिवारिक स्तर का अनुष्ठान है। ये उल्लास से ज्यादा चिंता और प्रार्थना पर केंद्रित है। तो ये एक तरह का फेस्टिवल ऑफ एंजाइटी यानी चिंता का उत्सव है। ये तो बहुत शक्तिशाली विचार है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। तो क्या इसका मतलब ये है कि हम त्योहार शब्द को ही गलत समझते हैं? क्या दुनिया में और भी संस्कृतियां हैं जहां त्योहार चिंता और प्रार्थना से जुड़े होते हैं? काति बिहू हमें त्योहार की हमारी सीमित परिभाषा पर सवाल उठाने के लिए मजबूर करता है। ये एक फेस्टिवल ऑफ एंजाइटी ही है। ये भविष्य की आशा में किया जाने वाला एक अनुष्ठान है, ना कि वर्तमान की सफलता का जश्न। अच्छा। भोगाली बिहू परिणाम का उत्सव है, जबकि काति बिहू प्रक्रिया के लिए की गई प्रार्थना है। और हाँ, दुनिया भर में कई कृषि समाजों में ऐसे अनुष्ठान होते हैं। वो सब अनिश्चितता से निपटने के सांस्कृतिक तरीके हैं। वे समाज को सामूहिक रूप से आशा और धैर्य बनाए रखने में मदद करते हैं। तो ये हमें सिखाता है कि संस्कृति सिर्फ बड़े समारोहों और जश्न में नहीं बसती। बिल्कुल नहीं। संस्कृति उन छोटे छोटे शांत अनुष्ठानों में भी जिंदा रहती है, जो एक किसान अपनी फसल के लिए करता है, या एक माँ अपने परिवार की सलामती के लिए तुलसी के सामने दिया जलाकर करती है। सही बात है। ये अनुष्ठान समाज के उस विश्वास प्रणाली को दर्शाते हैं जो प्रकृति, परिश्रम और परमात्मा के रिश्ते पर टिकी है। काति बिहू हमें जीवन के उस नाजुक दौर से जोड़ता है, जहां भविष्य अनिश्चित होता है और इंसान अपनी उम्मीदों को प्रार्थनाओं के सहारे जीवित रखता है। तो आज के इस लंबी और गहरी बातचीत से ये तो साफ हो गया कि काति बिहू भले ही सार्वजनिक रूप से भव्य न हो, लेकिन असम के ग्रामीण जीवन और उसकी आध्यात्मिक सोच का एक बहुत जरूरी और अभिन्न अंग है। हाँ, ये हमें भक्ति, प्रकृति के प्रति सम्मान और अपनी आजीविका को बचाने की चिंता और प्रयास की कहानी बताता है। हमने देखा कि कैसे घर के आंगन में लगा एक तुलसी का पौधा वैष्णव परंपरा का प्रतीक बन जाता है, और कैसे खेतों में जलता एक छोटा सा दिया फसल की सुरक्षा के लिए की गई एक मौन प्रार्थना का रूप ले लेता है। और हमने इस गुत्थी को भी सुलझाया कि क्यों एक लेखक इसे त्योहार कहने में झिझक सकता है, क्योंकि हमारी त्योहार की परिभाषा अक्सर शोर और जश्न से जुड़ी होती है। बिल्कुल। ये हमें सिखाता है कि हर सांस्कृतिक प्रथा को उल्लास के पैमाने पर नहीं तौलना चाहिए। कुछ प्रथाएं समाज को चिंता और आशा जैसे गहरे भावों को एक साथ अभिव्यक्त करने का अवसर देती हैं। और यहीं पर हम अपने श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। इस पर सोचिएगा जरूर। किसी समाज के चरित्र को समझने के लिए क्या ज्यादा महत्वपूर्ण है, उसके वे बड़े और भव्य उत्सव जो सफलता के समय मनाए जाते हैं, या फिर वे शांत और व्यक्तिगत अनुष्ठान जो अनिश्चितता के दौर में लोगों की रोजमर्रा की चिंताओं, आस्थाओं और उम्मीदों को दर्शाते हैं। काति बिहू जैसे अनुष्ठान हमें दिखाते हैं कि असली संस्कृति शायद उस भव्य दावत में नहीं, बल्कि उस शांत दिए की लौ में बसती है जो अंधेरे में उम्मीद जगाए रखती है।